So we are in class 2, live session number 2, contemporary center of power. This is our topic for board examination. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड लाइव सेशन कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर के लिए। पहला हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी किया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं लाइव सेक्शन के अंदर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये चैप्टर है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर चाइना की, एंड देन हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर एशियान की। ठीक है जी, और फिर दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जापान एंड साउथ कोरिया। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सब डिलीटेड हैं। जितना आपको पढ़ा रहा हूं लगभग उतना ही टॉपिक है। इसके अलावा कोई कार्टून है या कोई मैप है वो एडिशनल है। ठीक है जी, तो आज हम लोग पहला चैप्टर अपना पहला टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कहां से हुई, क्या है यूरोपियन यूनियन, समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप देखिए, आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये मैप यूरोपियन यूनियन का मैप है। बेसिकली ये यूरोप का मैप है। आप ध्यान देंगे तो ये पूरा जो एरिया है ये यूरोप है, जो चाहे पर्पल कलर में है, चाहे ऑरेंज कलर में है, और कुछ एरिया ग्रे कलर में भी है। ये सारा ही यूरोप है। एक टाइम में जब कोल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम पे यूरोप दो हिस्सों में डिवाइडेड था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो हिस्से बहुत आसानी से दिखाई भी दे रहे हैं आपको। जो ये पर्पल कलर है ये एक हिस्सा है, और जो ऑरेंज कलर है ये दूसरा हिस्सा, यानी बीच में एक तरह की लाइन है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि इधर का जो यूरोप है ये कौन सा यूरोप है, दिस इज वेस्ट यूरोप, और जो इधर का यूरोप है दैट इज व्हाट, ऑरेंज कलर वाला, ईस्ट यूरोप। वेस्ट यूरोप इज कंट्रोल्ड बाय यूएसए एंड ईस्ट यूरोप इज कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर। कंट्रोल से मेरा मतलब है उनका डोमिनेशन था, और ये सारे देश उन देशों को फॉलो किया करते थे। ईस्ट यूरोप यूएसएसआर को फॉलो करता था, वेस्ट यूरोप अमेरिका को फॉलो किया करता था। तो यहां पे देश कौन कौन से हैं, जैसे यूके है, यूके हमेशा से अमेरिका का दोस्त रहा है। ब्रिटेन, स्पेन है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, इटली है, ये सब अमेरिका के सपोर्ट में थे हमेशा से। जबकि पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, लातविया, लुथेनिया, ये सारे देश क्या हैं, ईस्ट यूरोप के देश हैं। ठीक, अब हुआ क्या, जब कोल्ड वॉर शुरू हुई, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तो वर्ल्ड वॉर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर वर्ल्ड वॉर कहां पर लड़ी गई, यूरोप के अंदर लड़ी गई। तो जब यूरोप के अंदर ज्यादातर वर्ल्ड वॉर लड़ी गई तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ, यूरोप पूरा तहस नहस हो गया। अब वेस्ट यूरोप तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है ना, तो अमेरिका कुछ तो करेगा वेस्ट यूरोप की मदद के लिए, उसे भी तो ताकतवर दोस्त चाहिए अपने। तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया, जिस प्लान का नाम था मार्शल प्लान। ये है मार्शल साहब जिन्होंने प्लान बनाया था अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने इसे फॉलो किया। इस प्लान को कहा जाता है मार्शल प्लान। क्या है ये प्लान, ये अमेरिका का एक प्लान है जिसके जरिए अमेरिका यूरोप को क्या प्रोवाइड करना चाहता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना चाहता है। क्यों हेल्प प्रोवाइड करना चाहता है, टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा देना चाहता है। कौन देना चाहता है, यूएसए देना चाहता है। क्यों, सबको ताकतवर दोस्त चाहिए। अच्छा जी, तो इसके तहत क्या किया गया, पैसा एक बार में तो सारा नहीं दे देंगे, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं मदद करने के। हेलो प्रनीव, हेलो ज्योति, तो हेलो गुरसिमरन। तो कैसे मदद की गई, पहले मार्शल प्लान के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ओईसीसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओईईसी। ठीक है जी, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि इन देशों को इकोनॉमिक लेवल पर एक साथ लेके आए, आपस में इनका ट्रेड बढ़े, इनका ट्रेड अमेरिका से बढ़े, और सारे देश कमाए खाए। ठीक, तो ये कब बना, 1948 में। ठीक, उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि कुछ पॉलिटिकल भी हम लोग करते हैं ताकि हम लोग और स्ट्रांग हो सकें एक साथ आने में, यूरोप के देश। तो इन लोगों ने बनाई काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या बनाया इन्होंने, काउंसिल ऑफ यूरोप। कब बनाया, 1949 में। कब बनाया, 1949 में, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर इन लोगों ने सोचा कि और आगे बढ़ते हैं, और बेटर
ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनाई? 1957 में। फिर समय बीता, चीजें बेटर होने लगी, कोल्ड वॉर डाउन होने लगी, यूएसएसआर बर्बाद होने लगा। जब यूएसएसआर बर्बाद होने लगा तो उसके जो सपोर्टिंग देश थे ईस्ट यूरोप के, वो भी क्या होने लगे? बर्बाद होने लगे। इससे क्या असर पड़ा? ईस्ट यूरोप के देशों को अब समझने में आने लगा कि हमें अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा, और अमेरिका वेस्ट यूरोप को फॉलो कर रहा है तो हमें भी वेस्ट यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यूरोप जो है, जो ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, फाइनली इन लोगों ने जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, यूएसएसआर टूटा, उसके अगले साल इन लोगों ने बनाया यूरोपियन यूनियन। क्या बनाया इन्होंने? यूरोपियन यूनियन। कब बनाया? 1992। कब बनाया? 1992। ठीक है। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? बेसिकली यूरोपियन यूनियन इज अ सुप्रा नेशनल, SUPRA, इट इज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन देश से बड़ी है। क्यों? क्योंकि सारे देशों ने अपनी पावर उस ऑर्गेनाइजेशन को दी है कि अब आपके अंडर रह के हम अपने देश चलाएंगे। तो कुछ बातों पर सारे देशों को एक साथ बैठ के सहमत होना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने अपना एक फ्लैग डिजाइन किया कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक झंडा होगा, अपना फ्लैग बनाया, इन्होंने अपना एंथम बनाया, इन्होंने अपनी फाउंडिंग डेट बनाई, इन्होंने अपनी करेंसी बनाई। जी हां, उस टाइम वेस्ट यूरोप के सारे देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ही करेंसी फॉलो करेंगे। यानी जब करेंसी एक होगी तो ट्रेड क्या होगा? आसान हो जाएगा। जब ट्रेड आसान हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तरक्की आएगी। कोई भी आपस में जो करेंसी एक्सचेंज है वो काम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसलिए बेटा इस चैप्टर की बात लेता हूं मैं, ठीक है, जो भी डाउट्स। तो करेंसी एक हो गई। करेंसी का क्या नाम था? यूरो, EURO, यूरो। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी एक जैसी कर दी, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी कर दी कि सारे देश एक ही चीज को डिसाइड करेंगे। फिर ये आप यूरोपियन यूनियन देख ही लो, क्योंकि बाद में जो ईस्ट यूरोप देश हैं, जब ये भी अलग हुए यूएसएसआर से, तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना है, तो बाद में ये भी मेंबर पार्ट बन गए। आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं। ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यूके भी इसका मेंबर है, लेकिन यूके ने इसकी मेंबरशिप अब छोड़ दी है, यानी ब्रिटेन ने अब यूरोपियन यूनियन का ब्रिटेन पार्ट नहीं रहा। इसको एक बहुत बड़ा फेनोमेना था ये, मतलब फेनोमेना तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ी घटना थी, ये पॉलिटिकल इवेंट था, जिस पॉलिटिकल इवेंट को नाम दिया गया ब्रेग्जिट। वाई ब्रेग्जिट? ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट। कहां से एग्जिट? यूरोपियन यूनियन से। जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकला तो उसे कहा गया ब्रेग्जिट, BREXIT, ब्रेग्जिट। ठीक है। अब यहां पर देखिए जो झंडा है यूरोपियन यूनियन का, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि ये फ्लैग क्या सिंबलाइज करता है। तो द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार, ये जो आपको सर्कल में गोल्ड स्टार दिख रहे होंगे, ये क्या डिफाइन करते हैं? सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी। किसके बीच में? बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप के लोगों के बीच में शांति, है ना, एकजुटता, ये दिखाते। इट हैज 12 स्टार, इसके अंदर कितने स्टार हैं? 12 स्टार हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप के लोग 12 नंबर को बड़ा ही पवित्र नंबर मानते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ परफेक्शन, इट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीटनेस, इट इज अ नंबर ऑफ यूनिटी। तो यह आपको याद करना है। ठीक है जी, रटने वाला सीन है, इसके अंदर कुछ ऐसा समझने वाला जैसे पार्ट है नहीं। आगे देखिए, अब जो ये यूरोपियन यूनियन बन गया, ये कितना ताकतवर बना, इसका इकोनॉमिक इंफ्लुएंस पूरी दुनिया पर क्या है, इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इंफ्लुएंस पूरी दुनिया पर क्या है। ठीक है ना। तो देखिए इकोनॉमिक इंफ्लुएंस पे बात करते हैं। ईयू की अगर हम बात करें, यानी यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016। 2016 का डेटा दिया हुआ है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा अपडेट हो गया हो। 2016 के डेटा के अनुसार
17 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जीडीपी है, यूएसए से भी हल्की ज्यादा। लेकिन आप फिर भी ये देखिए, ये पूरा यूरोप है और वो अकेला अमेरिका है, ठीक है ना। पूरे यूरोप की मिलाके अमेरिका से हल्की सी ज्यादा है, तो अमेरिका कितना ताकतवर है अपने आप में, ठीक है ना। दूसरा, जो यूरोप की करेंसी है यूरो, ये आज के टाइम में जो अमेरिका का डॉलर है, जो पूरी दुनिया में आज जिसके चर्चे हैं, हर कोई अपनी करेंसी को डॉलर के हिसाब से मैच करता है, उसके लिए ये एक थ्रेट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यूरो भी बहुत स्टेबल है, यूरो की पावर अच्छी है और कई देश यूरो को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितना ट्रेड यूरोपियन यूनियन कर पा रहा है, तो इसका जो पूरी दुनिया में ट्रेड है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा ट्रेड है। इस वजह से अमेरिका से अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, चाइना से अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, तो यूरोपियन यूनियन स्ट्रांगली अपनी बात को कह पाता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। उसकी बात को नक्शे पर, वर्ल्ड मैप पर सुना जाएगा, ठीक है जी। तो यह है उसकी इकोनॉमिक इंफ्लुएंस, इकोनॉमिक पावर। आगे देखिए, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंफ्लुएंस। पॉलिटिकली क्या है? तो इसके जो दो मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, कौन कौन से दो मेंबर? ब्रिटेन और फ्रांस। अब ब्रिटेन रहा नहीं मेंबर, तो खाली फ्रांस पढ़ेंगे आप कि फ्रांस, अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, होल्ड अ परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। व्हाट इज यूएनएससी? अगले चैप्टर में पढ़ोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे बड़ी काउंसिल, सॉरी बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर काउंसिल, जो ये डिसाइड करती है कि दुनिया में कहीं अशांति है, कहीं लड़ाई है, तो यूएन को क्या करना है। तो यूएन को क्या करना है कौन डिसाइड करता है? यूएनएससी। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और उन 5 में से एक मेंबर यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करता है, यानी वो वहां पर खड़ा होकर यूरोपियन यूनियन की बात कहेगा, ठीक है जी। और ईयू के बहुत सारे मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर हैं, कहां पर? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो वक्त वक्त पर चेंज होते रहते हैं, हर 2 साल के अंदर, थैंक यू, हर 2 साल के अंदर यूएनएससी के मेंबर चेंज होते रहते हैं। आगे देखिए, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना आता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की पावर है किसी देश के अंदर, बातचीत की पावर है, यह कोशिश करता है कि लड़ाई ना हो, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल ना किया जाए, बातचीत की जाए। और क्योंकि ये इतना ताकतवर है, इसकी बातचीत हर किसी को सुननी पड़ती है। चाइना जैसा देश जिसके ऊपर इल्जाम लगते हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसके ऊपर इल्जाम लगते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के, वो देश ईयू की बात सुनता है जब ईयू अपनी बात कहता है, ठीक है जी। तो दुनिया को अपनी बात कौन सुना पा रहा है? यूरोपियन यूनियन सुना पा रहा है, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन सुना पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री इन्फ्लुएंस। मिलिट्री इन्फ्लुएंस, तो क्या है इसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस, क्या पावर है मिलिट्री की? ईयू कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ईयू की अगर हम आर्म्ड फोर्सेस को कंपेयर करें तो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी ईयू के पास है। अभी भी सोचिए, अमेरिका अकेला देश है, ईयू 28 देश हैं, मिलके भी अमेरिका जितनी बड़ी आर्मी नहीं है। अपने डिफेंस बजट को अगर हम देखें, 28 देश मिलके जितना खर्चा करते हैं वो अमेरिका से कम है, बट दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया ना अमेरिका को छोड़ के, तो पावर है ये। 2 ईयू मेंबर, अब ब्रिटेन रहा नहीं तो एक ही मेंबर मानिए, फ्रांस हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। फ्रांस के पास क्या है? न्यूक्लियर बम है। कोई दिक्कत हुई तो फ्रांस भाई बैठा है पूरे यूरोप के लिए, है ना, कोई भी परेशानी हुई तो फ्रांस बैठा है पूरे यूरोप के लिए, ठीक। कितने हैं? अब ये वॉरहेड छोड़ दीजिए, इसे याद मत करना, या बुक में देख लेना, जो नया आया नंबर वो याद कर लेना। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन। यूरोपियन यूनियन का स्पेस एंड कम्युनिकेशन में भी कोई मुकाबला नहीं है, सेकेंड नंबर पर यह आती है। आगे देखिए, लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हंकी डोरी है?
ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, और यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं देखिए। इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस, कई सारे, जबकि कहते हैं कॉमन फॉरेन पॉलिसी है हमारी, लेकिन उसके बावजूद कई देश अपने हिसाब से काम करते हैं। जब इराक वॉर हुई थी, मैंने आपको पिछली क्लास में इराक वॉर समझाई थी जाते जाते, जब 2003 में इराक पे हमला करने की बारी आई, अमेरिका ने ईयू को भी बोला कि साथ आ जाओ, ईयू ने मना कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ने कहा मैं तो जाऊंगा। ब्रिटेन उस टाइम ईयू का पार्ट था, लेकिन ब्रिटेन ने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं इस फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानता, और इराक इन्वेजन के अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर अमेरिका के पार्टनर बनके वहां गए और लड़े। जबकि ईयू के दो ताकतवर मेंबर जर्मनी और फ्रांस ने इसे अपोज किया था, इस अमेरिका की पॉलिसी को। यानी कि ये लोग एक मत नहीं है, बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। दो देश डेनमार्क और स्वीडन, जब पूरे यूरोपियन यूनियन की एक ही करेंसी है यूरो, और जब यूरोपियन यूनियन बना 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंडर, तो सबको बात माननी चाहिए, लेकिन नहीं। डेनमार्क और स्वीडन, लास्ट लाइन पे हूं मैं, डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को मानने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम यूरो को नहीं एडॉप्ट करेंगे, हम यूरो को नहीं मानेंगे, हमारी अपनी करेंसी चलेगी। सेम आप देखेंगे ब्रिटेन भी जब तक पार्ट रहा तब तक भी उसने यूरो की करेंसी को फॉलो नहीं किया, उसके यहां पाउंड चलता है, स्टर्लिंग पाउंड चलता है, ठीक है ना, यूरो को फॉलो नहीं किया। जिसको जहां एडवांटेज है ओके वो कर रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। हर किसी के लिए अपना देश पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। जो मेरे देश को फायदा पहुंचाए बात, वो मैं पहले करूंगा, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा यूरोप। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। 1 2 3 4 स्लाइड में पूरा यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन बताता हूं आपको जो वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जो बहुत डिटेल में किताब से पढ़ रहे हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए यूरोपियन यूनियन कौन सी ट्रीटी के द्वारा बना था, तो आंसर है मैस्ट्रिच ट्रीटी। अगर आपसे पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ यूरोप कौन सी ट्रीटी के अंडर बना था, तो ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम, ROME, ठीक है। यस प्रनीव, डाउट बताओ बेटा, डाउट लिख दो बेटा सीधे, है ना। चलिए आगे बढ़े, रेडी, नींद तो नहीं आ रही। सर जो ईयू का मैप है उसमें बेटा पूरी बात लिखो। बीच में वाइट में स्विट्जरलैंड है, ओके, देखना पड़ेगा भाई। आओ देख लेते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे ले आया आपको, देखो अब मैच करो कौन से एरिया की बात हो रही है। फ्रांस आ गया, हाँ बेटा स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने फॉलो नहीं किया होगा ना इन्हें, न्यूट्रल रहा होगा, मेंबर नहीं बना होगा, तो इसलिए है, ठीक है ना। जूम कर दूं, देख लो।
देखो ये यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट का मैप है, ठीक है। हो सकता है अब मेंबर बन गया वो, बट उस टाइम मेंबर नहीं होगा, इसलिए उसमें फोटो में नहीं दिया हुआ। देख लीजिए, ये अब मेंबर होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे आ गया ना। देखिए डेटा भी चेंज हो गया है, अब इसके अंदर 27 मेंबर है। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी बुक में लिखा है वो लिखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दीज कंट्री कम टुगेदर टू मेक थिंग्स बेटर, इजियर एंड सेफर फॉर पीपल। ये यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट कह रही है। दे एग्रीड टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। देखिए कितनी सिंपल इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट बता रही है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है ना। ये देखिए पहले सिर्फ 6 कंट्रीज ने शुरू किया था यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। बाद में धीरे धीरे ये सारे देश इसके मेंबर बन गए। देखिए सारे नाम लिखे हुए हैं, सारे A to Z, सारे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियान, ओके, स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है ईयू का, बस इनका बायलेटरल एग्रीमेंट है शायद, ओके। चलिए एशियान, एशियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है जी। यानी इसके नाम में ही इसकी लोकेशन है, जैसे यूरोपियन यूनियन के नाम में ही लोकेशन है यूरोप, वैसे ही इसके नाम में भी इसकी लोकेशन छुपी है। ये कहां है? साउथ ईस्ट एशिया। कहां है ये? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अब एशिया में तो आप भी बैठे हो, इंडिया भी एशिया में, बट क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट में नहीं आता। हम लोग साउथ में आते हैं बट साउथ ईस्ट में नहीं आते। तो इंडिया के मैप को अगर ध्यान से देखोगे तो इंडिया के मैप के साउथ ईस्ट में चलते जाओ, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां इंडिया, यहां ये इंडिया जहां मैंने अपना कर्सर किया हुआ है ना, दिस इज इंडिया। तो ये इंडिया, तो इंडिया का साउथ ईस्ट कहां है? नीचे साउथ, और ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ये आ गया सारा। देखिए दिख रहा है, कर्सर दिख रहा होगा आपको मूव करता हुआ, ये सारा क्या है? साउथ ईस्ट है, ठीक। तो क्या क्या है? म्यांमार, लाओ पीडीआर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनी दरुसलम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे देश किसके मेंबर हैं? साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन के, यानी एशियान के मेंबर हैं, ठीक है। छोटे छोटे देश हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनते इनके, थोड़े गरीब देश भी हैं, डेवलप्ड तो नहीं है ज्यादा, है ना। तो क्या कहानी है? यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल कौन सी ट्रीटी के? यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बेटा ये बुक में नहीं दिया हुआ, जो बुक में आपके उसमें था ना, एक वो बनी हुई है, टाइमलाइन बनी हुई है, वहां से मैंने आपको ट्रीटी ऑफ रोम पढ़ाया है, ठीक है। ये वाला दिया नहीं हुआ। तो 1967 में 5 देश एक साथ आए और उन्होंने आपस में साइन किया बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक पता है सबको कहां है? थाईलैंड, ठीक है। आजकल तो नई नई जगह उसमें फेमस हो रही है थाईलैंड में। तो इन्होंने मिलकर थाईलैंड के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया। कौन से 5 देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। क्योंकि बैंकॉक में हो रहा था तो थाईलैंड तो हो गई होगा, सिंपल सी बात है। इन 5 देशों ने इसे बनाया। बाद में 5 देशों ने और ज्वाइन किया। कौन कौन है? ब्रूनी दरुसलम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बहुत लोग बर्मा के नाम से म्यांमार को जानते हैं। आप जब भी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे भी कई बार बर्मा का जिक्र आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंडिया पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था और बर्मा पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था और आपस में आना जाना बहुत लगा रहता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बार बर्मा गए। इवन मुगल एम्परर, आखिरी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू, उन्हें जब कैद किया गया ब्रिटिशर्स के जरिए तो उन्हें भी बर्मा में कैद किया गया, म्यांमार में कैद किया गया, ठीक है जी। और काफी बड़ा है म्यांमार, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैप आपके सामने ओपन कर दिया है, ये है ब्लू वाला, ये म्यांमार जहां मेरा अभी मैंने कर्सर किया हुआ है,
ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा है, बाकियों के मुकाबले साइज में काफी बड़ा है। म्यांमार आपका पड़ोसी देश है और यहां की एक बड़ी फेमस फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम है आंग सांग सू की, जिन्हें आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। और आंग सांग सू की यहीं दिल्ली में पढ़ के गई हैं, ठीक है, यहीं दिल्ली में पढ़ के गई हैं। चलिए वापस आते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये याद कैसे करूं 10-10 नाम। आपने नाम तो फेंक दिए मेरे सामने, पिछले वाले चैप्टर में इतने सारे नाम थे यूएसएसआर के अंदर, वो याद करते करते हवा टाइट हो गई। अब आप और 10 नाम दे रहे हो, कैसे याद करेंगे। तो इसका एक छोटा सा आपको एक्रोनिम दे रहा हूं मैं आपको, उसे याद कर लीजिए। एक्रोनिम क्या है, टीवी, टीवी, क्लिप, CLIP, क्लिप, ऑफ, MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। कहीं कॉपी है तो लिख लो। टी से थाईलैंड, V से वियतनाम, टीवी क्लिप, C से कंबोडिया, L से लाओपीडियार, I से क्या है, इंडोनेशिया, P से फिलीपींस। ऑफ को छोड़ दो, MBBS पे आ जाओ। M से क्या है, मलेशिया, B से ब्रूनी दरुसलम, B से बर्मा और S से सिंगापुर। ठीक है ना। तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS, ठीक है जी। यतिन कह रहा है सर योगा पढ़ा दो। जरूर जरूर। ऑब्जेक्टिव पे आइए। तो एशियान का मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है, देखिए जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में, इनका एक मकसद कॉमन है, दो मकसद इवन, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा पीस। ये कॉमन है, कोई भी आ जाए आंख बंद करके दोनों लिख देना अगर बाकी याद हो ना हो। ठीक है। तो पहला क्या है इसका, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी, सोशल प्रोग्रेस, जब समाज आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। टू प्रमोट रीजनल पीस, पूरे रीजन के अंदर क्या करना है, शांति लानी है, स्टेबिलिटी लानी है। कैसे लाई जाएगी, जब सब कानून के हिसाब से चलेगा, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कैसे सॉल्व की जाएगी, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे सॉल्व की जाएगी, थ्रू यूएन चार्टर, थ्रू यूएन चार्टर। यानी यूएन जो कह रहा है, यूएन ने जो कानून बनाए हैं उन्हीं कानूनों के हिसाब से पूरी दुनिया में शांति लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। ये कौन मानता है, एशियान। एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कितने मेंबर थे, 10। कब बना, 1967। याद करते रहो, दोहराते रहो जब तक याद ना हो जाए। ठीक है, कसम खा लो आज याद करके ही सोना है, मुंह पे पानी मारते रहो, मन में बड़बड़ाओ बार बार, याद करना है फिर ही सोना है। ठीक, चलिए मैप पे आते हैं एशियान के। ये एशियान का मैप है, क्या दिख रहा है, एक लाल रंग का सर्कल है, बीच में क्या दिख रहा है, कुछ अजीब सी चीज दिख रही है सर, पीले पीले रंग की, समझ नहीं आ रहा क्या है, समझा देते हैं। ये एशियान का लोगो है, जिसके अंदर ये जो येलो येलो कलर के हैं, ये क्या है, ये राइस के, ये क्या है, राइस के स्टॉक्स हैं। ठीक है, जो चावल है, चावल जब पैदा होता है खेत में तो उसके वो है कलियां हैं, एक टाइप से कह सकते हो। तो स्टॉक ऑफ पैडी, पैडी मतलब राइस, ये 10 हैं गिनती के। और ये 10 क्यों हैं, क्योंकि ये 10 साउथ ईस्ट एशियन देशों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये और सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या है, सबको जोड़ के रखा हुआ है। वहां पे 12 स्टार थे, सर्कल में थे, सर्कल का क्या मतलब था, सबको जोड़ के रखा है। कैसे, सॉलिडारिटी में। तो यहां पर भी क्या है, देखिए क्या लिखा है, सॉलिडारिटी, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, ये यूनिटी को दिखा रहा है, सबको बांध के उसने रखा हुआ है। इन 10 पैडी स्टॉक्स जो हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के। कौन कौन से 10 देश हैं, याद करो, म्यांमार, लाओपीडियार,
थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनी दरुसलम, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। 10 देश। ठीक है जी, समझ आ रहा है कुछ कुछ? आगे आइए एशियान के बारे में। एशियान का एक अपना तरीका है जिसे एशियान वे कहा जाता है। ठीक है, जैसे गाना आया था माही वे, दैट्स द वे माही वे, है ना? तो एशियान का अपना एक रास्ता है, एशियान वे। क्या रास्ता है ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, ये एक तरह की बातचीत है। किन में? इन 10 देशों के बीच में, जो कैसी है? इनफॉर्मल है, यानी कि फॉर्मेलिटी कम से कम कर रही है, इनफॉर्मल है। और कैसी है? नॉन कन्फ्रंटनिस्ट है, आपस में लड़ाई करने से बच रहे हैं, लड़ना नहीं है। कैसी है फिर? कोऑपरेटिव। 3 शब्द, इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटनिस्ट, कोऑपरेटिव। ये क्या है? एशियान वे। ठीक है जी। 2003 में एशियान जो है उसने अपने 3 पिल्लर तैयार किए, 3 पिल्लर, जिन्हें एशियान कम्युनिटी कहा जाता है, जिन्हें एशियान कम्युनिटी कहा जाता है। ये 3 पिल्लर क्या हैं? एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। इन तीनों का अपना अपना काम है, अपनी अपनी फील्ड में। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी 10 देश की सुरक्षा की बात करती है। एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी 10 देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी एशियान के 10 देशों में कैसे कल्चरल एक्सचेंज हो, कैसे लोग एक दूसरे को जाने, कैसे आपस में भाईचारा बढ़े, इस पे काम करती है। 2003 में एशियान के जो देश थे, इन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट किए, बहुत सारे एग्रीमेंट किए, जिसमें इन्होंने बात की कि कैसे हम लोग पीस स्टैब्लिश करेंगे, न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कैसे हम अपने नेशनल डिफरेंसेस को सॉर्ट करेंगे। किसने डिसाइड किया? एशियान, एशियान के मेंबर्स ने। कब किया? 2003 में। फिर इन्होंने बनाया 1994 में, थोड़ा पहले, एशियान रीजनल फोरम, ARF। क्या काम है इसका? ये सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में काम करता है, जिसके लिए बाद में एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी भी बन गया। सर ये याद करने में प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, याद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, पेपर देना है। एशियान जो रीजन है, अगर आप देखोगे बहुत छोटे छोटे देश है, तो इनकी इकोनॉमी को अगर कंबाइन भी कर दोगे तो किसी के बराबर नहीं है ये, है ना? यूएस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्योंकि ये कमजोर देश है तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे इंडिया है, इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार जीडीपी में से एक है इंडिया की। तो इनकी भी जो इकोनॉमी है वो कई गुना ज्यादा तेज है जापान से, अमेरिका से, ईयू से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट कॉमन मार्केट, एक ऐसी मार्केट बनाना है कि 10 देश एक हो जाएं, 10 देशों का व्यापार एक हो जाए, ट्रेड करना बिल्कुल आसान हो जाए, ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस। ठीक है, एशियान ट्राई कर रहा है कि वो एक फ्री ट्रेड एरिया तैयार करे, यानी FTA, जिसमें अगर एक देश दूसरे देश को सामान बेच रहा है तो कम से कम टैक्स पर सामान बिके जाए, कम से कम टैक्स, ना बराबर, जिसे कहा गया है फ्री ट्रेड एरिया, FTA। इन्वेस्टमेंट इधर से उधर जाए, लेबर इधर से उधर जाए, सर्विसेज इधर से उधर जाए। ये किसका मकसद है? एशियान का, क्योंकि जितना ट्रेड होगा उतना म्यूचुअल बेनिफिट होगा, जितना ट्रेड होगा उतना म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ये बात ध्यान कर लीजिए। क्या पढ़ रहे हैं स्लाइड में? एशियान वे, एशियान के 3 कम्युनिटी, एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, और क्या बनाया? एशियान रीजनल फोरम, एशियान का FTA, फ्री ट्रेड एरिया।
ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। आई होप चीजें क्लियर है। बेटा ईयर्स याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। अगर आप अभी बहुत पीछे हो, आपको लग रहा है कि अभी बहुत अच्छे मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, बस पास हो जाऊं, तो फिलहाल ईयर्स को छोड़ दो, बाकी चीजें याद करना शुरू करो। पहले वो हो जाए, देन ईयर्स पे कूदना। ठीक है, सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, चैप्टर ही तो खत्म करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियान ने क्या किया, फिर कोई बढ़िया काम किया दुनिया में। एशियान ने कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में मदद की। ईस्ट तिमोर नाम का एक देश है जहां क्राइसिस हो गए थे, उन्हें सॉल्व करने में मदद की बातचीत करके। ठीक, एशियान ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है एशिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी से, जैसे इंडिया के साथ भी वो पार्टनर है और चाइना के साथ भी। आज के टाइम में इंडिया के लिए एशियान बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्लोजली एशियान पे नजर रख रहे हैं। हम लोग देखते रहते हैं क्या चल रहा है, उनकी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं एशियान के साथ बेटर रिलेशन बनाने की। तो सारे जो भी पूरे एशिया में डिस्कशन है वो सारे एशियान आज के टाइम में कर रहा है। तो इंडिया और एशियान का क्या लेना देना है। इंडिया ने एशियान के साथ एफटीए करने की कोशिश की कि हमारे यहां से भी सामान जाए कम पैसों में और वहां से भी सामान आए कम पैसों में, कम टैक्स में, लेकिन हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने पहले एशियान के 3 मेंबर्स के साथ किया अलग अलग। हमने किया मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ। बाद में हमें मौका मिला पूरे एशियान के साथ करने का, एशियान इंडिया एफटीए, जो कब हुआ 2010 में हुआ। और आप ये फोटो देख सकते हैं, ये एशियान के 10 मेंबर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक साथ खड़े हैं। और आप देख सकते हैं बीच में नरेंद्र मोदी हैं, जबकि हमारा एशियान से कोई लेना देना नहीं है, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम एशियान को बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं और वहां लगातार जा रहे हैं। ये फोटो हो सकता है मेरी फोटो के पीछे दिखना रही हो आपको, आपकी बुक में ये फोटो है। ठीक है जी, तो ये है पूरा आपका एशियान। एशियान को लेके एक और चीज आपको बताता हूं। ठीक, इंडिया की 1990s में, देखो पहले तो हमने एशियान पे ध्यान दिया नहीं, एशियान के देशों पर हमने कहा गरीब देश हैं, हम भी गरीब हैं, क्या ही होना है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि एशियान ताकतवर हो रहा है, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के देश ताकतवर हो रहे हैं, तो अब हमें भी कूदना है उनके बीच में। तो 1990s में इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई, लुक ईस्ट पॉलिसी। अपने ईस्ट में देख के चलो, हमारे ईस्ट में ही देश बैठे हैं सारे साउथ ईस्ट की तरफ, तो हमने कहा इन पर नजर रखो। फिर क्या हुआ, नजर रखने लगे। 2014 आया, देश के प्रधानमंत्री चेंज हुए, नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ने कहा कब तक देखते रहोगे, ये वक्त है एक्ट करने का। तो नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी चेंज की, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और नरेंद्र मोदी लगातार एशियान को बड़ा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आज के टाइम में, और उनकी जब भी मीटिंग होती है नरेंद्र मोदी जरूर जाते हैं उनकी मीटिंग्स में। ठीक है, क्योंकि हमारा पड़ोस है वो, और उस पड़ोस से कोई और फायदा उठा जाए, स्पेशली चाइना फायदा उठा जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई। चाइना, चाइना तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, पहली ईयू, फिर एशिया हमने पढ़ा है ना, तीसरी हम पढ़ रहे हैं चाइना। चाइना आज के टाइम में इकलौता देश है कि यूरोपियन यूनियन 28 देश, एशियान 10 देश, चाइना अकेला। और क्या हम पढ़ रहे हैं इसे, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। आज के टाइम में सेंटर ऑफ पावर है चाइना। ठीक है, तो देखते हैं चाइना की कहानी। सबसे पहले यहां देखिए, एक आदमी आपको दिख रहा होगा चाइना के झंडे पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जो आदमी है कौन है, चाइना को बनाने वाले, चाइना के फादर ऑफ नेशन माओ। ठीक है, माओ है ये, कम्युनिस्ट चाइना को बनाने वाले माओ। चाइना भी इंडिया के साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन चाइना समझ गया
कि कुछ और चाल चलनी पड़ेगी। क्यों? चाइना कम्युनिस्ट नेशन था, वहां कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, चाइना में हुआ। यूएसएसआर के करीब था तो यूएसएसआर से दोस्ती बना ली और यूएसएसआर के हिसाब से चलने लगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वक्त आया जब चाइना को लगा कि यूएसएसआर के साथ चलते हुए बात नहीं बनेगी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। यूएसएसआर के साथ कुछ मतभेद होने लगे, किसके? चाइना के। तो चाइना ने चोरी छिपे अमेरिका से बात करनी शुरू कर दी। कब की बात है ये? 1970s की बात है। और बाद में क्या हुआ? 1972 में एग्जैक्टली चाइना ने अमेरिका से रिलेशन बना लिए। जबकि चाइना कम्युनिस्ट है, अमेरिका कैपिटलिस्ट है, चाइना को यूएसएसआर के पीछे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, चाइना ने स्ट्रेटेजी चेंज की। हर किसी को फॉलो नहीं किया, अमेरिका को फॉलो किया। 1972 में चाइना ने अमेरिका के साथ रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस। जिसका असर क्या हुआ? उसने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करने शुरू कर दिए। रिफॉर्म कब से शुरू हुए? 1978 से। और आज की तारीख में हालत यह है कि बोला जा रहा है बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के जरिए कि 2040 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा चाइना। अमेरिका को पीछे छोड़ देगा चाइना। ठीक, तो 1972 में चाइना ने अमेरिका को फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद इनके जो प्रीमियर थे जाऊ एनलाय, इन्होंने वहां पर एक स्कीम लेके आए फॉर मॉडर्नाइजेशन, कि चाइना को इन 4 चीजों में मॉडर्नाइज होना है: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, मिलिट्री। ठीक, कब लाए? 1973 में। और इस पे उन्होंने लगातार काम करना शुरू किया। 5 साल बाद 1978 में इनके जो नए प्रीमियर लीडर थे डेंग जियोपिंग, इन्होंने अनाउंस की ओपन डोर पॉलिसी, कि चाइना अब तैयार है अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोलने के लिए। इंडिया ने कब खोले? 1991 में, लेकिन चाइना ने कब खोल लिए? हमसे 12-13 साल पहले। और इसका असर आप आज देख सकते हैं कि चाइना इकोनॉमिक लेवल पर कहां है और हम कहां हैं। ठीक, 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस की। ठीक, और बाहर की कंपनियों को चाइना में अट्रैक्ट करना शुरू किया। चाइना, आप कहोगे सर चाइना तो कम्युनिस्ट था, वो कैपिटलिस्ट वहां पे चल रहा है, तो इसके साथ भी तो शॉक थेरेपी होनी चाहिए, जैसे यूएसएसआर के साथ हुआ जब वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म गया। तो सवाल यह आएगा कि चाइना शॉक थेरेपी में क्यों गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि चाइना ओपन इट्स इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। एक बार में चेंज नहीं हुआ, रेवोल्यूशन नहीं आया, धीरे धीरे उसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। 1991 में तो इंडिया ने भी किया, तो इंडिया भी शॉक थेरेपी में चला जाता, नहीं गया। हमने भी धीरे 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 किया और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, धीरे धीरे चाइना ने अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 के अंदर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ कब? 1998 के अंदर। ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया गया कि खुला ट्रेड होने दो, कम से कम टैक्सेस हो, ट्रेड होने दो, जितना ट्रेड होगा उतना फायदा होगा। धीरे धीरे बाहर की कंपनियां चाइना आने लगी, लेकिन देखा चाइना में रोड नहीं है, पानी नहीं है, लेबर लॉज है। उन्होंने कहा भाई हम तो यहां काम नहीं कर पाएंगे, हमें तो खुली छूट चाहिए। चाइना ने कहा ठीक है, हम पूरे देश में चीजें नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने कुछ एरिया बनाएंगे अपने देश के अंदर, जिन्हें हम लोग कहेंगे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पर आपको जो करना है वो कीजिए। हम सड़कें देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको बिजली देंगे, वहां पर आप लेबर को कम पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइना ने बनाए SEZ, जो काफी कामयाब हुए और चाइना में बहुत सारी कंपनियां एंटर हुई। ठीक है, डन है। आगे देखो, ये है चाइना। अगर आप वर्ल्ड मैप पे चाइना को देखना चाहते हो तो यहां से देखिए, ये है चाइना, ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला मत देखना है, ऑरेंज वाला तो यूके है, ये अपने काम का नहीं है फिलहाल। ये है ग्रीन वाला, ये चाइना, काफी बड़ा है। लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन है ना, वो बड़ी मतलब एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी फैली नहीं हुई इंडिया की तरह, क्योंकि ज्यादातर एरिया पहाड़ी एरिया है, तो इस वजह से ज्यादा पॉपुलेशन वहां नहीं रहती।
ये है आपका चाइना। ठीक है, दिमाग में थोड़ा बिठा लो, काम आएगा। आगे आइए, चाइना एफडीआई के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनी, यानी कि दुनिया की कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ मैन्युफैक्चर करूं तो चाइना में करूं। क्यों? सब कुछ दे रहा है मुझे वो, सब कुछ। तो जब इतनी कंपनियां चाइना आएगी, चाइना अपना माल पूरी दुनिया में बेचेगा, तो बदले में क्या आएंगे? डॉलर्स। बदले में क्या आएंगे? डॉलर्स। तो चाइना जो है उसके पास एक बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा हुआ है, पैसा ही पैसा, डॉलर रखे हुए हैं, जिससे क्या करता है वो गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट करता है और उन गरीब देशों को अपने कब्जे में कर लेता है धीरे धीरे करके। श्रीलंका में उसने दुनिया भर का पैसा लगा रखा है, श्रीलंकन गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है चाइना। कहता है पैसे नहीं दे सकते, चलो एक काम करो, अपना ये वाला पोर्ट मुझे दे दो, अपनी ये वाली फैक्ट्री मुझे दे दो, मैं चला लूंगा। धीरे धीरे पूरे देश को बेच खाता है ये। चाइना बांग्लादेश को पैसे दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, चाइना श्रीलंका को पैसा दे रहा है, चाइना म्यांमार को पैसा दे रहा है। इंडिया के आसपास कोई देश नहीं छोड़ा जहां वो पैसा ना दे रहा हो। और उसका मकसद क्या? एक ही मकसद है, धीरे धीरे इन्हें इतना पैसा दो कि ये हमारे कर्जे में आ जाए। और चाइना इस मामले में सफल कर रहा है वो ऐसा। चाइना WTO में एंटर करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में, जिससे और बेटर इसे अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया में अपने ट्रेड को फैलाने के लिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आई थिंक सब क्लियर है। कोई परेशानी है तो बताओ। मुझे लग रहा है अभी मैं बहुत तेज चल रहा हूं, ठीक है, बट क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये हम सिर्फ रिवीजन मोड में हैं इसलिए करा रहा हूं थोड़ा तेज, ठीक है, वरना ये बहुत स्लोली करवाने वाली चीजें हैं, इसके साथ दुनिया भर के एग्जाम्पल समझाने वाली चीजें हैं ये, तब ये चीजें समझ में आती हैं, इतना आसान नहीं है समझना इन्हें। चलिए, चाइना में क्या कमियां हैं इस पे बात करते हैं, वीकनेसेस क्या हैं चाइना की। ठीक है बेटा प्रणीव, बेटा एक काम करो, बाहर निकलो, मोबाइल फोन लो और दौड़ना शुरू करो। तेज तेज तुम भागोगे तो तुम्हें लगेगा तेज तेज दुनिया चल रही है। ठीक है, कान में लीड लगाओ और भागो जोर जोर से, गली के सारे कुत्तों को उठा दो। चलिए वीकनेस की बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की क्या कमियां हैं देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना, चाइना में लोग बेरोजगार भी हैं। इतनी बड़ी तादाद है पॉपुलेशन की, सबको काम थोड़ी दे देंगे, काम सोचो, इतनी फैक्ट्री है उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है। लगभग 100 मिलियन लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं आज भी। 100 मिलियन का मतलब हो गया मोटा मोटा 10 करोड़ लोग आज चाइना में बेरोजगार है। इंडिया में तो 30-40 करोड़ है, छोड़ दो। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क, जो महिलाएं काम करती हैं फैक्ट्रियों में और जो काम करवाया जा रहा है जिस तरीके से, वो बहुत बुरा है। 12-12 घंटे शिफ्ट, लोग फैक्ट्री में ही सो जाते हैं, पैसा के नाम पे कुछ नहीं। इतनी हालत बुरी है कि यूरोप में जब एक टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम जो हालात थे वो हालात आज चाइना में। इन्वायरमेंट की कोई परवाह नहीं क्योंकि फैक्ट्री चाहिए बड़ी बड़ी। करप्शन दुनिया भर का है। इससे क्या हो रहा है, अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ रहा है। जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो लोग गांव में रह रहे हैं, उनके बीच में भेदभाव बढ़ रहा है। जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं और जो अंदर की एरिया में रह रहे हैं, उनके बीच में भेदभाव बढ़ रहा है। आप क्या कह रहे हो सर, ये सारी बातें हमारे देश में भी तो हैं, एक ही जगह है हम लोग। इन्वायरमेंट यहां भी डिग्रेड हो रहा है, करप्शन यहां पर भी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहां भी है, गरीब अमीर में भेदभाव यहां भी है, शहर में अलग गांव में अलग, हालात बुरे। ठीक है, और यही चाइना में। तो चाइना की वीकनेस पे भी 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। पैसे के नाम पर मूंगफली दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पीनट्स। आपसे इतना इतना काम कराया जा रहा है, पैसे के नाम पे कुछ नहीं। वो तो जब आप लोग नौकरियों के लिए निकलोगे, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, 12वीं में है, माँ बाप टाइम से फीस भर देते हैं, नहीं भरते तो आप जाके बोल देते हो पापा क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी, फीस भरो, है ना। ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद जब नौकरी पे निकलोगे तब एहसास होगा कि देश में नौकरियां नहीं। ठीक है, बस इंडिया पैसे दे दे के दूसरे कंट्रीज पर कब्जा नहीं कर रहा,
कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसा दे नहीं पा रहे, हम बहुत ज्यादा पैसा दे नहीं पा रहे हैं। इंडिया पे भी मैं मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं मानता कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं हम भी अपनी शर्तों को मनवाएंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, लेकिन जिस जगह हम पैसा डालते हैं वहां चाइना पहले ही हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा डाल के बैठा है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे कुछ। अफगानिस्तान में पैसा लगाया था हमने, उनकी पार्लियामेंट बनवा के दी, उनके लिए डैम बनवा के दिया, एंड में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, सारा पैसा बर्बाद। तो ऐसी कई परेशानियां हैं। चलिए जी, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया ने इंडिपेंडेंस जब गेन की उसी टाइम पे चाइना ने भी की, दोनों देश पड़ोसी थे, हमने कहा मिलके चलेंगे, हम लोगों ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बड़ा पॉपुलर हो गया चारों तरफ, ठीक है। जब चाइना से कोई इंडिया में आता लीडर तो नारे लगते एयरपोर्ट पे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जब इंडिया से कोई जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं वहां पे हिंदी चीनी भाई भाई के। बट कुछ ही सालों में चाइना ने हमारे पड़ोसी देश तिब्बत पर कब्जा कर लिया। एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच में, तिब्बत, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना ने क्लेम करना शुरू किया कि इंडिया के भी 2 स्टेट उनके, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। मामला धीरे धीरे गंभीर होने लगा, अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर ही रहे थे और लद्दाख में एक एरिया था अक्साई चिन जिसे वो लोग अपना मानते, इसके ऊपर बहस होने लगी। इंडिया और चाइना में एक वॉर छिड़ गई, चाइना ने 1962 में इंडिया के खिलाफ वॉर छेड़ दी और वॉर में चाइना की जीत हासिल हुई। अक्साई चिन नाम का जो एरिया है वो हमारे हाथ से चला गया, अरुणाचल बच गया, उसके कुछ पोर्शन चले गए, हार हुई हमारी, रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। 1976 तक हालात खराब रहे। फाइनली दोबारा बातचीत शुरू हुई, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ये रहे, चाइना विजिट करती हैं, उसके बाद रिलेशन दोबारा नॉर्मल होते हैं। कब होता है ये? 1988 में। राजीव गांधी विजिटेड चाइना इन दिसंबर 1988। पेपर में 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया चाइना वॉर के बाद कौन सा प्रधानमंत्री चाइना गया था जिसके बाद चाइना से हमारे रिलेशन दोबारा सुधरे? तो कौन गया था? राजीव गांधी। ठीक है जी, राजीव गांधी के बारे में आप बाद में बहुत सारी बातें और पढ़ोगे। राजीव गांधी के टाइम में आसाम इशू सॉल्व हुआ, राजीव गांधी के टाइम में मिजोरम इशू सॉल्व हुआ, राजीव गांधी के टाइम में पंजाब के साथ एग्रीमेंट हुआ, राजीव गांधी के टाइम में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ, बहुत तरह के अकॉर्ड, बहुत तरह के एग्रीमेंट राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज के टाइम की फोटो है, यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये आज की मतलब अभी ताजा फोटो है काइंड ऑफ। ठीक है, तो दोनों जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं? अब दोनों देश, सर बहुत फास्ट चल रहा है, प्लीज थोड़ा धीरे धीरे समझा दो। ये लो जी, ट्राई करते। तो जो दोनों देश हैं उनके बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट जब होने लगे, लड़ाइयां जब होने लगी, तो इन लोगों ने ट्राई किया कि किसी तरह से इस लड़ाई को कम किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने आपस में शांति कायम करने के लिए बॉर्डर पर कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया। आपस में कल्चरल एक्सचेंज होने लगे, कोऑपरेशन होने लगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इंडिया और चाइना के बीच में 4 बॉर्डर पोस्ट को खोला गया ट्रेड करने के लिए। बॉर्डर पे 4 जगहों को ओपन किया गया। इंडिया चाइना का ट्रेड 30% से इंक्रीज कर रहा है हर साल। 30%। कब से? 1999 से लगातार हर साल। और इंडिया चाइना का जो अभी का ट्रेड है, पहले क्या था? 1992 में इंडिया चाइना का ट्रेड था $338 मिलियन। 2017 में इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है दैट इज $84 बिलियन। कई गुना ट्रेड बढ़ चुका है। और इस ट्रेड में
ज्यादा बेनिफिट चाइना का है, क्योंकि चाइना ज्यादा आइटम वहां से यहां बेचती है, तो इसलिए चाइना को इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है जी। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, सबको पता है, पोखरण में किया था, राजस्थान में, क्योंकि हमें चाइना से डर था। चाइना ने पहले ही न्यूक्लियर बम बना रखा है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम मिला, और इंडिया को ऐसा लगता है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है न्यूक्लियर बम बनाने में, ताकि इंडिया के लिए और खतरा पैदा। चाइना के जो रिलेशन है बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये हमें बड़े खतरनाक लगते हैं। हमें लगता है कि चाइना हमारे आसपास के पड़ोसियों को अपने कब्जे में ले रहा है, जिससे इंडिया को घेरा जा सके। लगातार दोनों देशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन लिंक बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के सेम है, दोनों पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिया भी चाइना भी। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छी रिलेशन हो, साउंड रिलेशन हो, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से मोटा मोटा 200 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया और चाइना से, बल्कि 250 करोड़ लोग इंडिया और चाइना से। ठीक है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेके ये दोनों देश बैठे हुए। क्लियर है भाई? चलिए, यूरोपियन यूनियन पढ़ लिया, एशियान पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया। अब दो छोटे छोटे टॉपिक, बिल्कुल छोटे छोटे, तो अब मैं थोड़ा स्लो ले जा रहा हूं। जापान और साउथ कोरिया। पहले जापान देख लो है कहां, देखिए ध्यान से, कहां है जापान? वर्ल्ड मैप पे जापान कहां है देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा देश है, छोटा सा। ठीक है, बट ये सिंगल भी नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है। कई बार तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है। ठीक है, बड़े बड़े ब्रिजेस बने हुए हैं, बुलेट ट्रेन चाइना की पहचान। ठीक है, छोटा सा देश है, बुलेट ट्रेन है, इंडिया के पास अभी तक नहीं है। ठीक है, चलिए, कुछ फेमस ब्रांड जो जापान के आप इस्तेमाल करते हैं और आप जानते हैं। सोनी, साउंड में कोई मुकाबला नहीं है सोनी का। पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मज्दा, ये सारी कंपनी कहां की है? जापान की है। और ये सारी आप इंडिया में यूज करते हैं, है ना? तो जापान ये बात समझ गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम का अटैक पड़ा है, हमें इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा, हम क्या ऐसा दुनिया को बेचें जो दुनिया खरीदे? तो दुनिया से रॉ मटेरियल खरीदो और उसमें इतनी वैल्यू ऐड कर दो, उससे इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना दो कि दुनिया उस प्रोडक्ट को 10 गुने 50 गुने रेट पे खरीदे। और जापान ने वही किया। ये फेज 1 फेज 2 क्या बेटा? चाइना वाली बात कर रहे हो क्या? तो जापान ने एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, जापान, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कब बना? 1964 में। 2017 का अगर डेटा हम देखें तो जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। छोटा सा देश है, छोटा सा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाइना वाले में ही है, सही है, वही है, छोटा सा देश है। ये देश G7 का भी मेंबर है। G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश हैं। जैसे पिछले साल आप लोगों ने G20 सुना, 2023 में पूरे G20 दिमाग खराब हो गया सुन सुन के। इंडिया G20 होस्ट कर रहा है, इंडिया G20 होस्ट कर रहा है। G20 से बड़ा G7।
क्योंकि उसके अंदर दुनिया की 7 सबसे बड़ी ताकत है और इंडिया उसका मेंबर नहीं। G7 का मेंबर कौन है? जापान। ठीक है, ये दुनिया की 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी दुनिया में 11th नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? जापान में। यूएन का जो बजट है उसमें सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? जापान देता है। छोटा सा देश है। ये यूएन का टोटल जो बजट है यूनाइटेड नेशन का, उसका 10% खाली जापान दे रहा है। 10%। इंडिया क्या दे रहा है? 1% दे रहा होगा शायद, या उससे भी कम। जापान हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विद द यूएस। जापान का सिक्योरिटी अलायंस है अमेरिका के साथ। अमेरिका जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर तरीके से। ठीक है, जापान अपनी मिलिट्री पे खर्चा अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% करता है, बट जापान की जीडीपी बहुत बड़ी है और उसका 1% खर्चा भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसे अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका की सारी बातें जापान मानता भी है। बहुत पुराने दोस्त हैं, बन गए हैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद से, क्योंकि जो जापान में नई लीडरशिप आई उसे समझ में आ गया कि अमेरिका से दोस्ती करके ही आगे बढ़ा जा सकता है इस दुनिया के अंदर, और जो जापान ने बखूबी किया। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर है सब। इतना ही है जापान। ठीक है, आगे आ जाओ जी। साउथ कोरिया, पहले देख लो साउथ कोरिया कहां है। दिख रहा है छोटा सा लाल लाल साउथ कोरिया, छोटा सा लाल लाल साउथ कोरिया दिख रहा है, जरा सा है, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा, खत्म होने को। ठीक है, इसी के जरा सा ऊपर नॉर्थ कोरिया है, बिल्कुल हल्का सा, चाइना के पड़ोस में है, जापान के भी पड़ोस में है। ठीक है, आइए जी। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, एक टाइम में एक देश हुआ करता था कोरिया, बस। फिर क्या हुआ? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या हुआ? कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, एक जो अमेरिका को फॉलो करने लगा, एक जो यूएसएसआर को फॉलो करने लगा। जो अमेरिका को फॉलो करने लगा वो है साउथ कोरिया, इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि अमेरिका जीता है। और जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर को फॉलो करता था। वहां पे आज के टाइम में डिक्टेटरशिप है, आप लोग टीवी में देखते होंगे। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के है, वो डिक्टेटर, जहां बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, लेकिन किम जोंग उन साहब ने न्यूक्लियर बम जरूर बना रखा है। साउथ कोरिया इतना डेवलप कैसे हुआ जबकि नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया को मारने की धमकी देता है, उस पर कब्जा करने की धमकी देता है, बट उसके बावजूद साउथ कोरिया डेवलप हुआ। और उसकी वजह क्या है? गैंग लीडर अमेरिका। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है अमेरिका का, ऑफ कोर्स। देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों मेंबर बने यूएन के 17 सितंबर 1991 में। ठीक है, 1960 से 80s के बीच में साउथ कोरिया बहुत तेजी से डेवलप होने लगा। इसे साउथ एशियन टाइगर भी कहा जाने लगा क्योंकि बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था ये। इसी वजह से कई लोगों ने कहा, साउथ कोरिया में एक नदी बहती है हैन रिवर, कई लोगों ने कहा ये तो हैन रिवर का चमत्कार है, इट इज अ मिरेकल ऑफ हैन रिवर। पेपर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, एक्सप्लेन मिरेकल ऑफ हैन रिवर। तो क्या एक्सप्लेन करना है कि 1960s से 1980s में साउथ कोरिया ने जो बहुत तेजी से तरक्की की, उसी तरक्की को कई लोग क्या कहते हैं? मिरेकल ऑफ हैन रिवर। साउथ कोरिया भी ओईसीडी का मेंबर बना जैसे जापान बना। कब बना ये? 1996 में, बहुत लेट बना। 2017 का अगर डेटा देखें तो साउथ कोरिया दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंट्री। क्यों? नॉर्थ कोरिया से इसे डर है, इसलिए दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पे कौन खर्च करता है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी यहां के लोग कितने बेहतर तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया में 18th नंबर पर है। इंडिया पता है किस नंबर पे है? 130, और ये 18वें नंबर पर है, बेस्ट। ठीक है, इन्होंने कई सारी चीजें की। इन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाया,
इन्होंने लैंड रिफॉर्म किए, गांव में डेवलपमेंट किया, रूरल डेवलपमेंट किया, पढ़ाई पर काम किया, बच्चों की हेल्थ पे काम किया। इन्होंने कोशिश की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सब लोगों तक बराबर पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप किया, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए, बसें बनाई, ट्रेन्स बनाई, हाईवेज बनाए। गवर्नेंस पर फोकस किया, जाति के नाम पे लड़े नहीं जो हमारे यहां होता है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। शायद आज साउथ कोरिया इसी वजह से डेवलप्ड है। साउथ कोरिया की कई ब्रांड्स हैं जो आपने इंडिया में सुने होंगे, सैमसंग, एलजी, ह्योंडाई, ये सब बड़े फेमस नाम हैं। न्यूमरस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में कई तरह के एग्रीमेंट हुए हैं जिससे सामान इधर से उधर जाता है। कल्चरल टाइज बहुत बड़े लेवल पर हुए हैं। आप लोगों को पता होगा सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी है, सबसे ज्यादा मोबाइल बनाती है वो। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में लगी हुई है। जब सैमसंग की फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था तो सैमसंग की तरफ से उनके सीईओ आए होंगे या मालिक आए होंगे, तो नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें रिसीव किया और दिल्ली की मेट्रो में बिठा के उन्हें लेके गए सैमसंग की फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कराने। कितनी बड़ी बात है, एक देश की कंपनी इतनी ताकतवर हो जाती है कि एक देश की कंपनी इतनी ताकतवर हो जाती है कि किसी देश का प्रधानमंत्री खुद आगे आके उनको रिसीव कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, दिस इज द चैप्टर ऑफ कंटेम्परेरी साउथ एशिया, ठीक है जी। बाकी सारे जितने भी टॉपिक थे वो सब एक्स्ट्राइडेड टॉपिक हैं, तो वो कट चुके हैं, जैसे ब्रिक्स है, इंडिया है, रशिया है, सब कट चुका, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब जो बच्चे ये चैप्टर जिनका हो गया है वो लोग जा सकते हैं, जिनके डाउट है वो रुके, डाउट्स सुन ले, बाकी सुनना चाहें बिल्कुल सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, लगभग 1 घंटे से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार इस चैप्टर को तरीके से कर रहे हैं। जिनको बाद में देखना है प्लीज इस वीडियो को बाद में दोबारा देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, और अपने अगर 12th के और दोस्त हैं तो उन्हें प्लीज शेयर करें, दूसरे स्कूलों के ग्रुप्स में शेयर करें, ट्यूशंस के ग्रुप में शेयर करें, लेकिन शेयर करें। इशलीन का एक क्वेश्चन है बायपोलैरिटी से, इन स्पाइट ऑफ ऑल परफेक्शन द सोवियत यूनियन आर फुल ऑफ लूप होल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बुराइयां बतानी है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। लूप होल का मतलब होता है कमियां। सोवियत यूनियन में बहुत सारी कमियां थी, तो जो नेगेटिव फीचर्स हैं कि वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सिस्टम था, इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई थी, ये सारी बातें लिखनी है इसमें, ठीक है जी। और बताओ, और कोई डाउट है तो किसी का, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो कल मिलेंगे 10:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग नहीं रहा किसी का डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट हो तो कल पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।